हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ अब इनिशियो। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी। ये पार्ट 2 है। इसके पहले जो पार्ट 1 आया है उसमें कई मैक्सिम्स को कवर किया गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम केस लॉस और कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। सबसे पहले जो हम मैक्सिम लेते हैं वो है डिले डिफीट्स इक्विटी। इसका मतलब क्या है, पहले इसको इन जनरल सेंस में समझते हैं। आपको पता है कि लॉ कहता है कि जो भी इंसान विजिलेंट है, जिसको पता है कि उसके राइट्स क्या हैं और साथ ही में क्या क्या रेमेडीज़ हैं जो कोर्ट उसे दे सकती है, जिनको ये बातें पता हैं, जो विजिलेंट रहते हैं, कोर्ट उन्हीं की हेल्प करती है। इक्विटी भी उन्हीं की हेल्प करती है। जो लोग अपने राइट्स को नहीं जानते हैं या मान लीजिए कोई रेमेडी उन्हें अवेलेबल है किसी राइट के तहत, वो उस चीज़ को भूल जाते हैं, अनरीजनेबल डिले करते हैं अपने राइट्स को मांगने के लिए, रेमेडीज़ के लिए अनरीजनेबल डिले करते हैं। वैसे लोगों के लिए ना ही कोर्ट उनकी कोई हेल्प कर सकता है, ना ही इक्विटी। ऐसा क्यों है? क्योंकि डिले आप कर रहे हैं, आपको विजिल होना चाहिए। लॉ ये एक्सपेक्ट करती है कि आपको अपने राइट्स, अपनी रेमेडीज़, हर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इक्विटी भी आपसे यही मांगती है कि आप जो है, ऐसा ना हो कि आप खुद ही अपने राइट्स पे सो गए हों। आप अपने राइट्स के प्रति एकदम भी अगर विजिल नहीं है तो इक्विटी आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अ लैटिन टर्म इन दिस रिगार्ड इज विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस जूरा सबवेंटिएंट। ठीक है, इसका मतलब है इक्विटी एड्स द विजिलेंट एंड नॉट द इंडोलेंट। जो लोग विजिल हैं, इक्विटी सिर्फ उन्हीं की हेल्प करेगी। ठीक है, और जो लोग अपने राइट्स पे सो गए हैं, वहाँ माना जाएगा हिज राइट्स विल स्लिप अवे फ्रॉम हिम। अगर आप अपने राइट्स को लेके सो गए हैं तो मानिए वो राइट भी स्लिप ऑफ करके चला गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस के बारे में। ये क्या है? प्लेंटिफ्स अनरीजनेबल डिले इज अ वेपन ऑफ डिफेंस बाय डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो प्लेंटिफ हैं, जिनका राइट है, जो रेमेडी लेना चाहते हैं कोर्ट से, वो अनरीजनेबल डिले उन्होंने कॉज या बहुत समय बाद आए, ये कह के कि नहीं ये तो हमारा राइट है, हमें इसके लिए रेमेडी चाहिए, तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो इसको एज अ डिफेंस यूज़ कर सकता है। क्यों यूज़ कर सकता है? वो कोर्ट को कह सकता है कि कोर्ट आप एक चीज़ देखिए, ये इतने समय बाद आए हैं, ये कहाँ थे तब तक जब तक इस चीज़ का लिमिटेशन पीरियड था, ये कहाँ थे जब तक उसका एक रीज़नेबल टाइम दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट इसको एज अ डिफेंस यूज़ कर सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस का केस है एल्कॉट वर्सेस स्किनर। आगे देख लेते हैं कुछ लिमिटेशन। बात ये, हमने आपसे क्या कहा कि आपको विजिल होना चाहिए। ठीक है, जो आपको एक निर्धारित समय दिया गया है कि आप इस समय तक ही रेमेडी ले सकते हैं, वहाँ आपको पहुँच जाना चाहिए कोर्ट में। ठीक है, यही बात इक्विटी भी कहती है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं इस मैक्सिम पे। वो क्या है? वेयर द लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्सप्रेसली अप्लाइज। मान लीजिए कि ठीक है, अगर लिमिटेशन एक्ट ने खुद ही उसके लिए समय दे रखा है कि 3 साल, ठीक है, या उसके लिए अगर कोई भी एक्सप्रेसली उसने बता रखा है कि इसके लिए लिमिटेशन इतना समय तक है, तो वो उस टाइम पीरियड में कभी भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा है वेयर इट अप्लाइज बाय एनालॉगी। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इक्विटी की बात आ रही है तो यहाँ पे क्या हुआ, कई बार देखा जाता है कि प्रीवियस केसेस में क्या हुआ। अगर कोई ऐसा केस आया था पहले तो उसमें कैसा जजमेंट कैसा दिया गया, क्या उसमें इनको ये राइट्स दिए गए थे, क्या उनको ये रेमेडीज़ प्रोवाइड करवाई गई थी या नहीं करवाई गई थी। ठीक है, तीसरा है वेयर द लॉ ऑफ लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई बट द केसेस आर गवर्न बाय ऑर्डिनरी रूल ऑफ लैचेस। ऑर्डिनरी रूल ऑफ लैचेस जो है वहाँ पे बता रखा गया है कि आप कितने समय तक आ सकते हैं। अगर ऐसे कुछ भी ऑर्डिनरी रूल्स हैं तो वो भी इसकी लिमिटेशन में आ जाते हैं। ठीक है, रिकग्निशन देखते हैं कि कहाँ पे हमने इस मैक्सिम का यूज़ किया है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे दे रखा गया है सेक्शन 51 ऑफ TPA। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी आप जब सेक्शन 51 देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सप्रेसली ये बात दे रखी होगी, ऐसा नहीं है। जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो डिले डिफीट्स इक्विटी के बारे में बात की गई है वो सेक्शन 51 में की गई है। ठीक है, तो ये इम्प्लाइडली है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसली नहीं है कि अभी आप बेयर एक्ट खोलें और आपको लगे कि नहीं सेक्शन 51 में तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। दूसरी जो हमारी मैक्सिम है वो है इक्वालिटी इज इक्विटी। इसका मतलब क्या है? इक्विटी को क्या करना चाहिए? जो लिटिगेटिंग पार्टीज़ हैं
उनको इक्वल फुटिंग में रखना चाहिए। एज फार एज देयर राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर कंसर्न, जहाँ तक उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात है उन्हें इक्वल फुटिंग में रखना चाहिए। ऐसा ना हो किसी के लिए कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाए और किसी के लिए बिल्कुल ही वो नॉन फेवरेबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी को क्या करना चाहिए, लिटिगेटिंग पार्टीज जो हैं उन्हें इक्वल फुटिंग पे रखना चाहिए, मतलब उन्हें इक्वल लेवल पे रखना चाहिए। सो फार एज देयर राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर कंसर्न। इक्विटी डिलाइटेड इन इक्वालिटी, जहाँ पे इक्विटी का काम कहाँ आएगा, इक्विटी वहाँ पे आपका हेल्प कर सकती है जहाँ पे इक्वालिटी हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है और इसके केसेस। पहली चीज़ है कंट्रीब्यूशन बिटवीन को ट्रस्टीज, को श्योरिटीज एंड को कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, जैसे मान लीजिए को श्योरिटीज़ हैं, ठीक है। मान लीजिए पर्सन ए को बी एंड सी दोनों लोगों ने उनके श्योरिटी बने हुए हैं। बी ने क्या किया, ए को सप्लाई कर दिया पैसे, जैसा कि वहाँ पे नीड थी। तो यहाँ पे क्या होगा, बी जो है वो सी से ले सकता है पैसे इक्वल अमाउंट में, जैसा कि उनके बीच में शेयरिंग की बात हुई है। तो यहाँ पे बात की जाए जैसे को श्योरिटीज़ हैं, दो को श्योरिटीज़ हैं, तो उन्हें इक्वल फुटिंग में रखना पहले ज़रूरी है, इक्विटी तभी वर्क कर पाएगी। दो को ट्रस्टीज़ हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ट्रस्टी के प्रति तो आप बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं और दूसरों के प्रति नहीं हैं, तो उन दोनों को भी इक्वल फुटिंग में रखना पड़ेगा। मार्शलिंग ऑफ असेट्स, जब हम मार्शलिंग ऑफ असेट्स करते हैं टीपीए में, तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर दो एक ही प्रॉपर्टी को एक बार से ज़्यादा बार आपने कहीं पे क्या किया है, मॉर्गेज किया हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, पहले कौन सी प्रॉपर्टी को आप रिडेम्पशन कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं, किसका बाद में रिडेम्पशन करेंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी जो मैक्सिम है इक्वालिटी इज इक्विटी इसी के बेसिस पे दी गई हैं। रिकॉग्निशन देख लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अगर आप देखें सेक्शन 43, 69 से 70, 146 एंड 147, तो वहाँ पे भी यही बात की गई है। अब हम बात करते हैं इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट रादर देन द फॉर्म। इसका मतलब क्या है, इक्विटी देखती है कि आपका इंटेंशन क्या है। आपने अगर कोई भी काम किया है, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, तो वहाँ पे आपका इंटेंशन क्या है रादर देन फॉर्म। कई बार क्या होता है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, कई लोगों द्वारा क्या हो जाता है, जो फॉर्म है वो गलत हो जाता है। फॉर्म इन द सेंस कि आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है कई बार वो मैच नहीं होता है, उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है ऐसी अगर कोई चीज़ आती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इक्विटी जो है वो आपके इंटेंशन को देखती है। दिस मैक्सिम अलाउज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी करेक्टेड व्हेन द टर्म्स आर नॉट करेक्टली रिकॉर्डेड। वहाँ पे यहाँ पे कहा गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को, इक्विटी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट को करेक्ट कर सकती है। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है इंटेंशन तो क्लियर है, पार्टी ए और पार्टी बी में इंटेंशन क्लियर है, क्या हुआ फॉर्म में कुछ गलती हो गई है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो उसका प्रोसीजर है जैसा उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाना चाहिए था उसमें थोड़ी बहुत गलती हो गई है, तो उसको यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बड़ी कोई बात नहीं हो गई है। This maxim allows the judge to interpret the intention of the parties if the terms aren't recorded properly। अगर जो terms हैं, conditions हैं, उन्हें properly record नहीं किया गया है, पर दोनों parties में ये समझौता हो चुका है, दोनों को एक दूसरे की intentions clear हैं, तो यहाँ पे जज अलाउ कर देगा आपको कि आप इंटरप्रेट करें कि intentions क्या है पार्टीज का। यहाँ पे देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। रिलीफ अगेंस्ट पेनल्टीज एंड फॉरफीचर्स। सेकेंड है एटीट्यूड इन रिगार्डिंग टू स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड्स। पहली चीज़ है पेनल्टीज एंड फॉरफीचर्स की अगर बात आती है, कई बार मान लीजिए टर्म कुछ और लिखा हुआ है, कोई कंडीशन है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है, इंटेंशन नहीं है, वो गलत तरीके से मान लीजिए लिखी गई हो उसमें, तो ऐसे भी किसी भी केसेस में क्या होगा, इस मैक्सिम का अप्लाई होगा। साथ ही एटीट्यूड इन रिगार्ड टू स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड, अगर ऐसा कोई बात आती है तो यहाँ पे भी इस मैक्सिम को अप्लाई किया जाएगा। रिकॉग्निशन कहाँ कहाँ है, सेक्शन 55 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप अपना बेयर एक्ट खोलिए, उसमें देखिए सेक्शन 55 में क्या दिया गया है, उसको चेक करिए और देखिए कि यहाँ पे इंटेंशन क्या है, क्या यहाँ पे जो आपके एक्ट में लिखा गया है वहाँ पे इंटेंशन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। सेक्शन 74 हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जहाँ पे बात आती है ओनली अ रीजनेबल कंपनसेशन कैन बी क्लेम्ड। इन सब जगहों पे ही इंटरप्रिटेशन की बात आती है और ऐसी जगहों पे ही इक्विटी जो है वो इंटेंशन पे ज़्यादा जोर देती है रादर देन दी फॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ मैक्सिम्स थी, आगे ऐसी और भी मैक्सिम्स आती रहेंगी। थैंक यू।